हेलो बेटा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था और क्या होता है वो मेरे को बताना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या बताया था मैंने? डीएनए से डीएनए की कॉपी तैयार होना क्या था? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हमने क्या बोला था? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए, और ये कैसी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? हेटेरो कैटालिटिक, है ना, मतलब अपने से अलग कॉपी तैयार करना एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी गन्स द ट्रांसक्रिप्शन बट देर द यूरेसिल पेयर अप विद एडेनाइन। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री तो जो डीएनए में थी ना, कि ए के साथ टी, जी के साथ सी, वो तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, था एडेनाइन की जगह क्या होगा? यूरेसिल होगा आरएनए में। आरएनए में एडेनाइन नहीं होता, यूरेसिल होता है, ठीक है। तो थाइमिन के साथ किसकी बॉन्डिंग होगी? यूरेसिल की। ये ध्यान रखना, आरएनए में क्या होगा? एडेनाइन की जगह यूरेसिल पेयर करेगा, सॉरी, थाइमिन की जगह एडेनाइन के साथ यूरेसिल पेयर करेगा, है ना। ए डबल बॉन्ड यू, और आरएनए में क्या था? ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है। थाइमिन नहीं होता आरएनए में। ट्रांसक्रिप्शन अनलाइक रेप्लिकेशन कैन बी डन ऑन डिफाइंड सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन वन स्ट्रैंड। जैसे रेप्लिकेशन तो क्या था कि एक बार डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई, फिर पूरा डीएनए रेप्लिकेट करता है अपने आप को। सेल में एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई तो पूरा डीएनए अपने आप में पूरा डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का कोई डिफाइंड सेगमेंट होता है कि हाँ, इस सेगमेंट पे, इस स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होनी है, इतना हमें आरएनए बनाना है। क्यों? क्योंकि इस आरएनए से हमें क्या करवानी है? प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, ठीक है। जिस जीन से जो जेनेटिक कोड यूज करके या फिर जो जीन यूज करके हमें जो प्रोटीन बनाने हैं उसी की ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि पूरे डीएनए के स्ट्रैंड पे पूरा आरएनए बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास मेनली 3 रीजन्स होते हैं, ठीक। इससे पहले सुनो बेटा, व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। एनसीईआरटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। डीएनए में तो आपने क्या देखा कि 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, और दोनों के साथ एक एक नया डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो जाते हैं और 2 डीएनए बन जाते हैं। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक स्ट्रैंड की डिफाइंड सेगमेंट पे ही ट्रांसक्रिप्शन होती है और उसी से आरएनए बनता है, ठीक है। क्यों नहीं होता? दिस विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट प्रोटीन्स एंड 2 डिफरेंट आरएनए सीक्वेंस फ्रॉम सिंगल डीएनए। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ग्लूटामिक एसिड होते हैं, वेलाइन एसिड होते हैं, और इनके लिए कि बेटा क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड जो बनते हैं इनके लिए जेनेटिक कोड होते हैं, स्पेसिफिक जेनेटिक कोड, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस जैसे ए, है ना, टी, यू, ठीक है। ट्रिपल ए, ट्रिपल ए 3 नाइट्रोजनस बेस है, इसको हम जेनेटिक कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड। 3 नाइट्रोजनस बेस है और ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, तो अगर हमें ये बना रहा है अमीनो एसिड कौन सा? फिनाइल एलेनाइन, ठीक है। तो अगर दूसरे में ट्रिपल यू है तो वो आर्जिनिन बनाएगा, ठीक है। और अगर एक में ACU है तो वो अलग अमीनो एसिड बनाएगा। तो जो नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे हमें, उसी की तो फिर अमीनो एसिड बनेगा, और उसी अमीनो एसिड से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। और आरएनए सीक्वेंस डिफरेंट होगी तो सेम अमीनो एसिड सेम प्रोटीन्स कैसे बन जाएंगे, ठीक है। इसीलिए डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने के लिए डिफरेंट आरएनए सीक्वेंस होती है, इसलिए हम एक डीएनए स्ट्रैंड के दोनों पे आरएनए स्ट्रैंड नहीं तैयार हो सकता, ठीक है। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन भी गया तो जैसे डीएनए क्या हो जाता है? डबल हेलिक्स हो जाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या कर लेते हैं? पेयर अप हो जाते हैं और दोनों कॉइल कर जाते हैं। ऐसे आरएनए भी कॉइल कर लेगा तो फिर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी अगर आरएनए की भी कॉइलिंग हो गई, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं? 3 रीजन्स होते हैं बेटा मेनली। ए प्रोमोटर, जो प्रोमोट करता है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, मतलब जो जीन क्या होंगे बेटा? ट्रांसक्राइब होंगे,
ठीक है, उनको हम स्ट्रक्चरल जीन बोल देंगे, जिनसे आरएनए तैयार होगा। एंड ए टर्मिनेटर, टर्मिनेटर मतलब जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होल्ड हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, अब है इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा? मेनली इसमें एंजाइम यूज होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन ये अपने आप से काम नहीं कर पाएगा कि इसको कहीं भी छोड़ दो और आरएनए की पॉलीमराइजेशन कर देगा, नहीं। डीएनए डिपेंडेंट, इसे डीएनए का एक टेम्पलेट चाहिए, फिर उसके बाद ये आरएनए की स्ट्रैंड तैयार कर देगा, पॉलीमराइजेशन कर देगा, इसीलिए हम इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। इसे डीएनए का एक स्ट्रैंड चाहिए टेम्पलेट के लिए, साँचे के लिए, कि इसको देख के मैं काम कर लूंगा, अपने आप से ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये भी कौन सी डायरेक्शन में काम करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, सो द स्ट्रैंड विद 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी इज कॉल्ड एज टेम्पलेट। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम कर पा रहा है तो जो टेम्पलेट है वो उसका क्या होना चाहिए? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तभी तो ये वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, है ना। ये तो आपको डीएनए एप्लीकेशन में क्लियर हो गई होगी ये बात। ये क्या होगा? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और ये आरएनए बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उस पे तो वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दूसरा जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसका जो मतलब न्यू आरएनए तैयार होगा तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम तैयार होगा, है ना। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो आरएनए पॉलीमरेज काम ही नहीं कर पाएगा, इसलिए इस पे तो वैसे ही नहीं होगा। तो जो दूसरा स्ट्रैंड होता है डीएनए का जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। और ये कोडिंग स्ट्रैंड बिल्कुल एग्जैक्ट होगा किसके? जो आरएनए नया तैयार होगा उसके, जो नया आरएनए तैयार होगा उसके सेम होगा। क्या डिफरेंस होगा ये बताना आप मेरे को। आरएनए और डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड, जो डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है और जो नया आरएनए बना है उनमें एक डिफरेंस होगा, वैसे एग्जैक्ट सिमिलर होंगे। क्या डिफरेंस होगा? थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। ठीक है, और कोडिंग स्ट्रैंड को हटा दिया जाता है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, क्योंकि इस पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये खुद 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और इसका अगर नया स्ट्रैंड बनेगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा, और इस पे आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑल द रेफरेंस पॉइंट्स व्हाइल डिफाइनिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। अगर हमें कोई भी रेफरेंस लेनी है कि कहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होनी, कहाँ प्रमोटर लगना है, कहाँ पे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगी, कहाँ पे टर्मिनेट होगी, तो ये सारी बातें हम कोडिंग स्ट्रैंड को देख के कहेंगे। क्यों? मैंने अभी बताया कोडिंग स्ट्रैंड आरएनए स्ट्रैंड जो नया वाला बनेगा उसके सेम होगा। ठीक है, अब है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। जीन क्या होता है? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता है जो मेंडल ने जीन को बताया था तो उसने क्या बोला था? उसको फैक्टर बोला था। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मेन फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? जीन। और हम जीन को ना डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने डीएनए सीक्वेंस पे जीन है। ठीक है, जीन 500 बेस पेयर्स का भी हो सकता है, 5 बेस पेयर्स का भी हो सकता है, और 5 लाख बेस पेयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे आप टाइटिन प्रोटीन सबसे बड़ा प्रोटीन है। ठीक है, तो जब इसकी सिंथेसिस होगी, मान लो टाइटिन प्रोटीन में 1 लाख अमीनो एसिड्स हैं, है ना। तो 1 लाख अमीनो एसिड के लिए कितने नाइट्रोजनस बेसिस होने चाहिए? जेनेटिक कोड कितने होने चाहिए? 1 लाख अमीनो एसिड के लिए, और 1 अमीनो एसिड के लिए 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, क्योंकि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना, जैसे AAA, UU, ये जेनेटिक कोड होते हैं। तो 1 लाख अमीनो एसिड्स के लिए हमें 3 लाख नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए। ठीक है, तो हम मतलब डिफाइन नहीं कर सकते कि डीएनए सीक्वेंस के हिसाब से ये इतना, हाँ ये बता सकते हैं इसमें इतने बेस पेयर हैं, इसमें इतने बेस पेयर हैं। डीएनए सीक्वेंस कोडिंग 4, और जो डीएनए सीक्वेंस है वो कोड करता है किसके लिए? टीआरएनए के लिए और आरआरएनए के लिए। तो जो डीएनए सीक्वेंस जिससे टीआरएनए
बनता है या आरआरएनए बनता है, उनको भी हम क्या कहेंगे, जीन ही बोल सकते हैं। ठीक है, वो डीएनए सीक्वेंस जिससे आरएनए बनता है। और आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये जो डीएनए की सीक्वेंस जो इनको कोड करती है वो भी क्या होंगे, जीन ही है अपने आप में। ठीक है, नाउ सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो सेगमेंट जो कोड करता है किसी पॉलीपेप्टाइड को। और पॉलीपेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, जो उनकी चेन बनती है और उससे क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन बनाने के लिए कोड करता है, उस पोर्शन को हम कहेंगे सिस्ट्रोन। ठीक है, द स्ट्रक्चरल जीन्स कैन बी मोनो, और स्ट्रक्चरल जीन ही तो करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो जो वो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो मोनो होते हैं, मोनोसिस्ट्रोन, मतलब कि एक सिस्ट्रोन बन गया, फिर बीच में कुछ ऐसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स होंगे जो किसी भी इनहेरिटेंस में इनमें हेल्प नहीं करते, फिर से सिस्ट्रोन आ जाएगा, फिर इंट्रोन आ जाएगा। इंट्रोन मतलब वो स्ट्रैंड, आरएनए का वो स्ट्रैंड जो किसी में भी नॉनसेंस होता है, किसी में भी हेल्प नहीं करेगा, किसी इनहेरिटेंस में हेल्प नहीं करेगा। यूकैरियोट्स में फिर हमें उनकी क्या करनी पड़ेगी, स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है, स्प्लिट मतलब उसको काट के अलग करना पड़ता है। ठीक है, बताऊंगी कैसे होता है सब। लेकिन जो ये यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, एक सिस्ट्रोन बन गया, आगे भी एक सिस्ट्रोन इसके साथ में ही, इसमें कोई भी बीच में इंट्रोन वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, सिस्ट्रोन ध्यान रखना, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, है ना, वो स्ट्रक्चरल जीन जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं या जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, उसको हम सिस्ट्रोन बोलेंगे। और प्रोकैरियोट्स में सिस्ट्रोन कंटिन्यूसली बनते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलते हैं इसलिए हम। ठीक है, और यूकैरियोट्स में एक सिस्ट्रोन बन गया तो बीच में फिर क्या होगा, इंट्रोन बनेंगे, मतलब नॉन सेंस कोडोन्स या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स बनेंगे, बीच में फिर से सिस्ट्रोन बनेगा, इसलिए यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोन होते हैं और इनमें प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। ठीक है, इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये आरएनए बन गया, ये सिस्ट्रोन बन गया, फिर ये इंट्रोन, ये एक्जोन भी बोल सकते हैं सिस्ट्रोन की जगह, फिर ये इंट्रोन। तो जो इंट्रोन है ना, यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, ये ट्रांसक्रिप्शन हमने तैयार कर दिया, इसको आरएनए बन गया, लेकिन अब आरएनए से हमें क्या करवानी है, ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ हो जाएगी, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगी तो ये तो नॉन सेंस कोडोन है, कोडिंग स्ट्रैंड नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई फंक्शनल वो नहीं है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन रुक जाएगी। अब बार बार में रुकेगी और स्टार्ट होगी, इससे अच्छा है कि हम इनको पहले ही क्या करते, रिमूव करते, आगे करेंगे। ठीक है, रेगुलेटरी सीक्वेंस डोंट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। रेगुलेटरी सीक्वेंस किसी भी आरएनए या प्रोटीन को नहीं बनाते हैं। ठीक है, मतलब रेगुलेटरी सीक्वेंस वो सीक्वेंस है आरएनए के जिससे कोई भी आरएनए या कोई प्रोटीन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उनका रोल होता है किसमें, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने में इनका रोल होता है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। कितने टाइप के आरएनए होते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के होते हैं, और ये तीनों ही चाहिए किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कौन कौन से, टीआरएनए को हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। एडेप्टर मॉलिक्यूल मतलब जेनेटिक कोड्स को लेगा, एडेप्ट करेगा, उसको पढ़ेगा जेनेटिक कोड को, और फिर एमआरएनए के पास भेज देगा। ठीक है, एमआरएनए क्या करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है कि मतलब जो हमने जो आरएनए बनाया था ना, डीएनए से जो आरएनए बनाया था, और मैंने कहा था उसके बीच में क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उस आरएनए को तो हम क्या बोलेंगे, एचएनआरएनए बोलेंगे, एचएनआरएनए। ठीक है, लेकिन जब मैं इन इंट्रॉन्स को रिमूव कर दूंगी तो सिर्फ क्या बचेंगे, इसमें सिस्ट्रॉन्स, एक्सॉन्स बचेंगे। ठीक है, सिर्फ जो मतलब मैटर है, फंक्शनल मैटर है, वही बचेगा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एमआरएनए। स्प्लाइसिंग होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए क्या करेगा, अपना टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा कि ये हट गए, इंट्रॉन्स हट गए, ये एक्सॉन्स है बिल्कुल। ठीक है, ये एक्सॉन्स है जिनसे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, और ये अपने आप को प्रोवाइड कर देगा, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस कर लो। ठीक है, अब है
आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये स्ट्रक्चरल होता है बेटा। कैसा होता है? स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक। मतलब ये राइबोसोमल आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोम से ये तो किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसके पास क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं बेटा, जैसे राइबोजाइम एंजाइम। ठीक है, राइबोजाइम एंजाइम। और इससे क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मतलब तीनों ही हेल्प करते हैं किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हैव कैटलाइज ऑल टाइप ऑफ आरएनए फॉर्मेशन इन प्रोकैरियोट्स। एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। किन में? प्रोकैरियोट्स में, जो पूरी आरएनए की सभी टाइप के आरएनए की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है। पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। मैंने बताया था आपको कि पॉलीमरेज है जो क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक है, एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, उसमें समझाती हूँ मैं आपको। ये देखो, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट होगी वो है प्रोमोटर। ये है बेटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरी स्ट्रैंड है डीएनए की वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये है कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। और कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में हम इसकी नोमेनकल्चर कर सकते हैं। क्यों? कोडिंग स्ट्रैंड एग्जैक्टली आरएनए स्ट्रैंड के कॉपी होगा। ठीक है ना। बस क्या डिफरेंस होगा उसमें? इसमें थाइमिन है और आरएनए वाले में यूरेसिल होगा। ठीक है। प्रोमोटर का मतलब है कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से नहीं होगी स्टार्ट, प्रोमोटर है ये, तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये है स्ट्रक्चरल जीन्स, जिनसे ट्रांसक्रिप्शन हो गए आरएनए बनेगा। और ये है टर्मिनेटर, यहाँ पर मतलब ट्रांसक्रिप्शन होल्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, स्टॉप हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ये प्रोमोटर है, मान लो यहाँ पर आ गया आरएनए पॉलीमरेज। कौन आ गया? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये अपने आप से स्टार्ट नहीं कर पाएगा। इसको स्टार्ट करने के लिए पूरी प्रोसेस अकेला नहीं करेगा। हालांकि एंजाइम एक ही है, लेकिन इसको किसी की हेल्प चाहिए। ये क्या कर सकता है? पॉलीमराइजेशन कर सकता है। ठीक है, तो कहेगा मैं स्टार्ट कैसे करूं? तो स्टार्ट के लिए इसके पास एक फैक्टर आता है जिसको हम सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगे। यहाँ से स्टार्ट होते ही वो क्या करेगा? बस उस फैक्टर का रोल खत्म, फिर ये अपने आप काम स्टार्ट कर देगा। स्ट्रक्चरल जीन मिल जाएंगे इसको और ये पॉलीमराइजेशन करता रहेगा। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन करके तब ये कहा जाएगा कि अब पॉलीमराइजेशन रुक जाने चाहिए, टर्मिनेट हो जाए, होल्ड हो जाए। तो ये अपने आप से उसको नहीं रोक पाएगा। इसके लिए हमें इसके पास एक और फैक्टर भेजना पड़ेगा जिसको रो फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, वो आते ही क्या होगा? ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इस ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, बात समझ आई? अब है पॉलीमराइज बाइंड टू प्रोमोटर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगी जब पॉलीमरेज प्रोमोटर के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर जब पॉलीमरेज आ जाएगा तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे? एटीपी यूज़ होगी, मतलब एनर्जी तो यूज़ होगी। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज़ होगी? यूजेस एनटीपी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और रेप्लिकेशन में क्या होती? राइबो न्यूक्लियोसाइड नहीं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना। लेकिन ये आरएनए है, यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी एनर्जी यूज होगी? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टू पॉलीमराइज इन टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पॉलीमराइजेशन तो होगी, लेकिन वो टेम्पलेट डिपेंडेंट होगी। ये नहीं कि कहीं भी इसको छोड़ दो और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। अगर उसे डीएनए का टेम्पलेट मिलेगा तभी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगी। नेसेंट आरएनए एंड पॉलीमराइज फॉल ऑफ ए टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन आते ही ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी बेटा? स्टॉप हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, फॉल ऑफ हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? फॉल ऑफ हो जाएगी। जो न्यू आरएनए है, नेसेंट आरएनए का मतलब न्यू आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज द elongation process only and rest of the steps were catalyzed by tangentially associated initiation and rho factor with the RNA पॉलीमरेज। मैंने कहा ना, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इलोंगेशन करेगा। इलोंगेशन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कौन करवाएगा इसको? स्टार्ट कौन करवाएगा? इनिशिएट कौन करवाएगा? सिग्मा फैक्टर इसके साथ में आएगा। और टर्मिनेट कौन करवाएगा? रो फैक्टर करवाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप ट्रांसक्रिप्शन में
3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब ये डीएनए हेलिक्स है, ठीक है। प्रोमोटर है, प्रोमोटर के ऊपर कौन बैठ गया, पॉलीमराइज बैठ गया। आरएनए पॉलीमरेज आ तो गया आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन ये अपने आप से इनिशिएट नहीं कर सकता है, तो इसके पास हम क्या भेजेंगे, सिग्मा फैक्टर। और जैसे ही इसके पास सिग्मा फैक्टर आता है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी, ठीक है। इनिशिएट होते ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इलोंगेशन स्टार्ट कर देगा, मतलब धीरे धीरे इसको खोलता हुआ जा रहा है और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। जैसे ये 3 प्राइम वाला हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये 5 प्राइम वाला हो गया कोडिंग स्ट्रैंड, और जो आरएनए ये हैंगिंग है ये क्या है, ये नया वाला आरएनए बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब पॉलीमराइज को क्या करना है, अब इसको टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो ये अपने आप से टर्मिनेट नहीं कर पाएगा ट्रांसक्रिप्शन को, इसके लिए क्या आएगा, रो फैक्टर आएगा। जैसे ही रो फैक्टर आ जाएगा इसके पास, पॉलीमराइज के पास, तो क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और ये आरएनए बन जाएगा। ये प्रोकैरियोट्स में है, ये प्रोकैरियोट्स में है, सिंपल से आरएनए बन गया, इसमें कोई स्प्लाइसिंग नहीं होनी क्योंकि सिस्ट्रॉन्स है, कंटिन्यू है, इसमें कोई भी बीच में इंट्रॉन या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होगा बेटा, ऐसे ऑरेंज वाला है ये क्या है, एक्सॉन है, सॉरी येलो वाला एक्सॉन है, और जो बीच में आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ये क्या है, इंट्रॉन्स है। क्या है ये, इंट्रॉन्स, मतलब नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स है, ठीक है। इसने यहाँ पर भी वही हुई, क्या हुआ, प्रोमोटर मतलब इनिशिएशन हुई, इलोंगेशन हुई और टर्मिनेशन हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ गई कि जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स बन गए, इंट्रॉन्स तो वो है जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है ना, और इनसे कोई प्रोटीन नहीं बन सकता है। जैसे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई, यहाँ तक प्रोटीन बने और फिर होल्ड हो गई, फिर स्टार्ट होगी फिर होल्ड हो जाएगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इससे पहले हम इसकी स्प्लाइसिंग कर लेते हैं, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होगी जिससे एमआरएनए बनेगा, और वो एमआरएनए जिसके पास कोई भी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड नहीं होगा, सिर्फ सिस्ट्रॉन्स होंगे, एक्सॉन्स होंगे, ठीक है। स्प्लाइसिंग कैसे होगी बेटा, हम इसके ऊपर स्प्लाइसिंग होती है कैपिंग। स्प्लाइसिंग के लिए कैपिंग करनी पड़ती है और टेलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। कैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस पे कैप लगा देंगे। कैप किसके लगाएंगे, 5 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राईफॉस्फेट, 5 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राईफॉस्फेट, इसकी हमने कैप लगा दी, ठीक है। कैप लग गई, ये एक्सॉन ये इंट्रॉन है ना, ठीक है। ये क्या करेगा, और यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा टेलिंग। टेलिंग किसकी, पॉली एडेनालाइजेशन बोलते हैं इसको, पॉली एडेनालाइजेशन, यानी कि एडेनाइन है ना, एडेनाइन सॉरी क्या होता है, एडेनालाइन की पोलिंग करवाएंगे, मतलब बहुत सारे एडेनालाइन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे 200 के आसपास, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये कैपिंग से क्या होगा, जो ये इंट्रॉन्स है ना ये यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगे, इंट्रॉन्स अपने आप में यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगे। जैसे ऑरेंज वाला है ये यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, कुछ प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इसमें फोल्ड होने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और जैसे इंट्रॉन्स रिमूव होंगे क्या बन जाएगा, सिर्फ सिस्ट्रॉन्स बचेंगे, सिर्फ एक्सॉन्स बचेंगे, है ना। और इसको हम बोलते हैं एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और ये इंट्रॉन्स रिमूव होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं या प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये देखो एक बार इसमें नोटबुक में जो नोट्स है इनमें दिखा देती हूँ मैं आपको, कहाँ से था। बैक्टीरिया में कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है, मतलब प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कोई इंट्रॉन ही नहीं बनता है, ठीक है। सो समटाइम्स ट्रांसलेशन स्टार्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मान लो ये ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, ठीक है, और कोई इंट्रॉन्स बीच में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन चल रही है आगे आगे, और पीछे से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो सकती है, किन में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है क्योंकि हमें एचएनआरएनए बनने के बाद उसकी क्या करनी पड़ेगी, स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, कैपिंग से। कैपिंग मतलब उसको एक कैप पहना देंगे 5 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राईफॉस्फेट की, ठीक है। फिर टेलिंग करेंगे, एडेनालाइड मॉलिक्यूल उसके टेल पे लगा देंगे, इसको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। और इससे क्या तैयार हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और इनमें क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब तीनों का अलग अलग काम है,
ठीक है। ये है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। जो सेकंड है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, वो एचएनआरएनए बनाएगा। एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजेनस न्यूक्लियर, है ना। हेट्रोजेनस न्यूक्लियर मतलब क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, इंट्रॉन्स है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। एक्जोन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्जोन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्जोन है, और इसकी स्प्लाइसिंग करके हम क्या बना लेंगे, एमआरएनए बना लेंगे, ठीक है। जो थर्ड है पॉलीमराइज थर्ड, वो क्या करेगा, टीआरएनए बनाएगा, 5S आरआरएनए बनाएगा और एसएनआरएनए बनाएगा, ठीक है। स्मॉल राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। स्प्लाइसिंग क्या होती है, टू रिमूव द इंट्रॉन्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। एचएनआरएनए प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैपिंग एंड टेलिंग इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए। ये बात क्या है बेटा कि एचएनआरएनए में प्रोसेसिंग होती है और उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कैपिंग करनी पड़ती है और टेलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट आरएनए की प्रोसेस होगी। जैसे ये बन गया आरएनए, ठीक है। ये एक्जोन है, फिर ये बीच में इंट्रॉन, ये एक्जोन, ये बीच में इंट्रॉन, ये एक्जोन, ये बीच में इंट्रॉन। हम इनको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या डीएनए का कोई स्ट्रैंड चाहिए हमें, नहीं, ये तो अलग हो गया था, जो आरएनए हमने तैयार किया था उसको हटा देंगे कैपिंग और टेलिंग के द्वारा। इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप होती है प्रोसेसिंग, ठीक है, कि इसमें डीएनए स्ट्रैंड की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए की अपने आप से हो जाएगी ये प्रोसेसिंग, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो बता देना। थैंक यू।